हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा और संविधान के निर्माण दोस्तों। चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद आगे फिर चर्चा करते हैं दोस्तों। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे दोस्तों। भारतीय विरोध के बावजूद मार्च 1919 में से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून को भारी पैमाने पर विरोध होता रहा दोस्तों, और इसी क्रम में 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उस समय यह सभा चल रही थी। उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसे बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वाले बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे शामिल। हंटर समिति ने 369 व्यक्तियों को और मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जलियांवाला बाग कांड के पश्चात वर्ष 1919 के अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान में एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत इसके प्रभावों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक आयोग गठित करेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ऐसे आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 में ही कर दिया गया। इस आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया और इस आयोग में 6 अन्य सदस्य भी थे, और इस 7 सदस्यीय आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। साइमन आयोग में सभी 7 अंग्रेज थे तथा अतः इसे भारतीयों ने श्वेत आयोग भी कहा दोस्तों। फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत में सर्वप्रथम बॉम्बे पहुंचा दोस्तों। साइमन आयोग में एक सदस्य भारतीय नहीं था, अतः भारत में साइमन आयोग का व्यापक विरोध हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनेड, भारत का सचिव जो था लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संविधान का एक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया दोस्तों। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी कि औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन और प्रांतीय स्वायत्तता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना और देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना इत्यादि दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग 1929 में प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट जिन्ना 14 सूत्री मांगों के कारण स्वीकार नहीं किया गया दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट जो है ना, जिन्ना के 14 सूत्री मांगों के कारण स्वीकार नहीं किया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग की और कांग्रेस अधिवेशन 1936 के लखनऊ में स्पष्ट शब्दों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण पर विचार दिया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए वर्ष 1930, 1931 और 1932 में क्रमशः प्रथम और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से भारत के संविधान के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिंथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक
संसद से पारित होकर ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 का रूप लिया। भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत अधिनियम था जो बाद में भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत साबित हुआ दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में एवं देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का उपबंध था, परंतु ऐसा संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बम्बई और असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बम्बई प्रांत में कांग्रेस बहुमत से के काफी करीब रही और बम्बई में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम में कांग्रेस द्वारा मिलीजुली सरकार बनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग प्रस्तुत किया दोस्तों। कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करने तथा युद्ध में भारत के सहयोग पाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन वायसराय लिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कराया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें देखिए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। और तीसरा पॉइंट, भारत संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। और अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि अंग्रेज किसी ऐसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध में सुदृढ़ मत हो। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया और भारत की स्वतंत्रता के आश्वासन के अनुपस्थिति के कारण कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक बताया, जबकि पाकिस्तान गठन के आश्वासन के अभाव के कारण मुस्लिम लीग ने इसे असंतोषजनक कहा। अगस्त प्रस्ताव असफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा था दोस्तों। और 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें चलिए देखते हैं हम लोग। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और इस संघ को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट था, युद्धोपरांत संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। तीसरा पॉइंट था दोस्तों, भारत के किसी प्रांत एवं देशी रियासतों को भावी भारतीय संघ एवं संविधान निर्मात्री सभा में पृथक रहने की स्वतंत्रता होगी। चौथा पॉइंट था, संविधान निर्मात्री सभा में अल्पसंख्यकों की रक्षा और मुद्दे को आपसी समझौते से तय की जाएगी। अब पांचवा पॉइंट था दोस्तों, इस प्रस्ताव में उल्लेखित व्यवस्था की स्थापना तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के द्वारा यह पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत का संविधान सभा द्वारा निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट फिर है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकराया क्योंकि इस प्रस्ताव में भारत को खंडों में बांटने का रास्ता खोल दिया। और तीसरा देखिए, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान निर्माण का स्पष्ट आश्वासन नहीं था दोस्तों। और वर्ष 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाली आंतरिक अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे सीआर फार्मूला के नाम से जानते हैं। सीआर फार्मूला मुख्य बातें क्या थी चलिए देखते हैं। पहला बात था दोस्तों, कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग
का समर्थन मुस्लिम लीग द्वारा भी किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट था दोस्तों, विश्व युद्ध के पश्चात मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के नागरिक जनमत द्वारा यह तय करेंगे कि उन्हें भारत संघ में से पृथक रहना है या नहीं। और तीसरा फॉर्मूला था दोस्तों कि दो राज्यों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का निश्चय हो जाए तो दोनों राज्यों को रक्षा, यातायात आदि जैसे समान हितों के संबंध में एक समझौता कर लेना होगा। और चौथा है दोस्तों, यह योजना उस समय कार्य रूप में परिणत की जाएगी जब भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हो जाए। गांधी जी ने CR फॉर्मूला पर मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया दोस्तों। 1943 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल वायसराय बनकर भारत आया। बेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बेवेल योजना के नाम से जानते हैं। बेवेल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थी दोस्तों, चलिए देखते हैं। फर्स्ट बात कैसी थी, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और रक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। और दूसरा पॉइंट था कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी दोस्तों। और तीसरा पॉइंट था कि कार्यकारिणी परिषद के अंतरिम सरकार की तरह होगी दोस्तों। और चौथा पॉइंट था, इस योजना पर वार्ता के लिए भारतीयों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बेवेल योजना पर वार्ता के लिए भारतीयों की एक सर्वदलीय बैठक वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में बुलाई गई और इस बैठक को शिमला सम्मेलन 1945 कहा गया साथियों। और नेक्स्ट देखिए, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद के नाम का विरोध किया गया और मुस्लिम लीग प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों का नाम देने का अधिकार सिर्फ अपने हाथों में चाहती थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है। इस हट पर अड़ी रही, फलतः यह सम्मेलन विफल रही और 14 जुलाई 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवेल शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की नेतृत्व में मजदूर दल यानी लेबर पार्टी की सरकार बनी दोस्तों। और 19 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत के मामले को सुलझाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की एक टीम को भारत भेजने का घोषणा किया। इस टीम को कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और AB अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे दोस्तों। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करके अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपना योजना प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन ने अपना योजना कब प्रस्तुत किया? 16 मई 1946 को दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें क्या क्या थी, चलिए देखते हैं हम लोग। भारत में राज्यों का एक संघ स्थापित हो जिसे ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र एवं देशी रियासतों शामिल हो दोस्तों। दूसरा था, एक अंतरिम केंद्रीय सरकार का गठन हो। तीसरा पॉइंट था, विदेश, रक्षा और संचार जैसी आवश्यक केंद्रीय विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर शासन का अधिकार प्रांतीय सरकारों के हाथ में हो। और चौथा पॉइंट था दोस्तों, प्रस्तावित संघ में शामिल होना किसी रियासत की इच्छा पर निर्भर करेगा। और पांचवा पॉइंट था दोस्तों कि एक संविधान सभा गठित किया जाए जिसमें समान रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व रखा जाए। संविधान सभा में किसी भी प्रांत एवं देशी रियासतों के शामिल होने उसकी इच्छा पर निर्भर होगा। छठा देखिए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधायिका द्वारा निर्वाचित होंगे और जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासत के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों।
और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व के उपबंध के आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्यों का होना निश्चित किया गया दोस्तों। और संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र को 296 सीट और देशी रियासतों के लिए 93 सीट निर्धारित किए गए। 296 प्लस 93 में कुल मिला के 389 सीट हुए दोस्तों। ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों में 11 प्रांतों के लिए 292 सीट और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 सीट प्रत्येक से एक निर्धारित किए गए। 11 प्रांतों के नाम देखिए, मद्रास था, बम्बई था, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध और असम और बंगाल था दोस्तों। फिर से देख लिया जाए, मद्रास था, बम्बई था, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, असम और बंगाल था दोस्तों। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का नाम दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ था, कुर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान था दोस्तों। देखिए, संविधान सभा ने ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित 296 सीटों में चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न कराए गए। इन 296 सीटों पर कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें विजयी मिली दोस्तों। 8 सीटों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि एक सीट पर विजयी यूनियनिस्ट मुस्लिम और यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी और अनुसूचित जाति संघ और सिख गैर कांग्रेसी तक कम्युनिस्टों को प्राप्त हुई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में सीटों का आवंटन 3 मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग से उनके जनसंख्या के अनुपात में किया गया था दोस्तों। सामान्य वर्ग का अर्थ होता है मुस्लिम और सिख समुदाय के अलावा। सामान्य वर्ग क्या होता है? मुस्लिम एवं सिख समुदाय के अलावा प्रत्येक समुदाय से सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रांतीय विधायिका के संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी दोस्तों। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक बहिष्कार किया। पाकिस्तान की मांग पर स्पष्ट आश्वासन न मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने अपने को संविधान सभा से अलग रखा। बाद में मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होना स्वीकार किया दोस्तों। देखिए, शुरू में देशी रियासतों ने भी संविधान सभा से अपने को दूर रखा, लेकिन धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल हो गए। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे और संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। संविधान सभा में एस.सी. मुखर्जी और एवं बी.टी. कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया दोस्तों। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अस्तित्व में आने के उपरांत मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान के लिए निर्धारित क्षेत्रों से संबंधित थे वह भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, जिसके फलस्वरूप भारतीय संविधान सभा के लिए निर्धारित सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई दोस्तों। ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र से सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 तथा देशी रियासतों के लिए आवंटित सदस्य संख्या 93 से घटकर 70 हो गई दोस्तों। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय संविधान सभा को पूर्ण रूप से एक संप्रभु निकाय बना दिया। अब यह सभा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बने किसी भी नियम को जारी रखने या बदलने या समाप्त करने के लिए अधिकृत हो गई दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा संविधान निर्वाचित संस्था के साथ साथ भारत के अंतरिम विधायिका के रूप में भी
अधिकृत किया गया। अतः संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद के रूप में अस्तित्व में आई दोस्तों। संविधान निर्माती संस्था के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब वह विधायी संस्था के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जेबी मावलंकर द्वारा की जाती थी। 17 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा प्रथम बार डोमिनियन की विधायिका के रूप में बैठक की। इस बैठक में इस विधायिका के अध्यक्ष स्पीकर जेबी मावलंकर निर्वाचित किए गए। संविधान निर्माण के कार्य के लिए संविधान सभा ने अनेक बड़ी और एवं छोटी समितियों का गठन किया दोस्तों। संविधान निर्माण में संविधान सभा की सभी समितियां का महत्व रहा। संविधान निर्माण में संविधान सभा के प्रारूप समिति विशेष महत्व रहा। इस समिति की कार्य महत्ता को देखते हुए इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक एवं पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने नवनिर्मित भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। संविधान सभा के उपस्थित 284 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर हुआ। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के 11 सत्र आयोजित हुए थे। भारतीय संविधान के प्रारूप डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया दोस्तों। प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप प्रथम बार संविधान सभा के समक्ष फरवरी 1948 में पेश किया गया। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर अनेक सुझाव दिए गए। संविधान सभा के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचारोपरांत प्रारूप समिति ने नया प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए दोस्तों। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थे। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला था डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंगर प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे और डॉक्टर KM मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सदतुल्ला थे। N माधव राव थे। स्वास्थ्य के आधार पर BL मित्रा के इस्तीफा देने के बाद N माधव राव इस समिति के सदस्य बनाए गए और TT कृष्णमाचारी DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी इस समिति के सदस्य बनाए गए दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सराहने के लिए दे दिया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा N गोपालास्वामी अयंगर थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर KM मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सदतुल्ला थे और N माधव राव के स्वास्थ्य के आधार पर BL मित्रा को इस्तीफा देने के बाद N माधव राव इस समिति के सदस्य बनाए गए और TT कृष्णमाचारी दोस्तों DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति के सदस्य बनाए गए। संविधान सभा की बड़ी समितियां, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। संघ शक्ति समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बाहरी क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। अब प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राज्यों के लिए समिति, राज्यों में समझौता वार्ता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। राज्यों के लिए समिति, राज्यों में से समझौता वार्ता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों एवं बाहरी क्षेत्रों मामलों से संबंधित थी, उससे जुड़ी हुई 5 उप समितियां थी दोस्तों। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बाहरी क्षेत्रों मामले से संबंधित थी, उससे जुड़ी हुई 5 उप समितियां थी। ये 5 उप समिति कौन कौन थी? चलिए देखते हैं हम लोग। उप समिति और अध्यक्ष। मौलिक अधिकार की उप समिति कौन थे दोस्तों? JV कृपलानी थी।
और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एस.सी. मुखर्जी था दोस्तों। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र की उप समिति कौन थे? गोपीनाथ बरदोलोई दोस्तों। बाहर रहे एवं आंशिक रूप से बाहर रहे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए उप समिति कौन थे? ये भी ठक्कर दोस्तों। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर के जनजातीय क्षेत्र उप समिति कौन थे? चलिए हम आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 के फैसले के उपरांत उत्तर पश्चिमी सीमा में प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तान के भूभाग हो गए। फलतः इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित उप समिति को भारत की संविधान सभा द्वारा कार्य के लिए नहीं बुलाया गया दोस्तों। संविधान सभा की छोटी समितियां चलिए देखते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति कौन था दोस्तों? किनके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास वित्त एवं कर्मचारी समिति दोस्तों। प्रत्यय और पत्र संबंधी समिति कौन था? अलादी कृष्ण स्वामी था। सदन समिति कौन था दोस्तों? तो बी पटामी सीतारमैया थे दोस्तों। कार्य संचालन समिति थे डॉक्टर के एम मुंशी दोस्तों। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी थे दोस्तों। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कौन थे? जे.बी. मावलंकर दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वारदाचारी थे दोस्तों। एस. वारदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पटाभी सीतारमैया थे दोस्तों। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार था दोस्तों। नलिनी रंजन सरकार संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। भाषाई प्रांत आयोग के सदस्य कौन थे दोस्तों? समिति कौन थे? एस के धर थे दोस्तों। एस के धर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थी। प्रेस दीर्घा समिति दोस्तों उषा नाथ सेन था दोस्तों। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वारदाचारी थे दोस्तों। कौन थे? एस. वारदाचारी। एस. वारदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। जब भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हो रहा था तो उसी दौरान 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी ओर से भावी संविधान पर विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यह समिति संविधान सभा से पृथक कांग्रेस पार्टी की एक आंतरिक समिति थी। संविधान सभा पर कांग्रेस पार्टी इस विशेषज्ञ समिति में शामिल लोग ये थे: जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, एस.एम. आसफ अली भी थे और के.एम. मुंशी भी थे दोस्तों। और एन गोपालास्वामी अयंगर भी थे दोस्तों। 5वां में के.टी. शाह थे। 6वां में दोस्तों डी.आर. गौडगिल थे। और 7वां हुमायूं कबीर था दोस्तों। 8वां के. संथानम थे दोस्तों। कांग्रेस की इस विशेषज्ञ समिति ने जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपालानी को सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल किया। संविधान के मसौदा के लिए गठित कांग्रेस की इस विशेषज्ञ समिति को 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 जुलाई 1946 को और 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, और दूसरी बैठक 15 अगस्त 1946 से 17 अगस्त 1946 को बम्बई में हुई थी दोस्तों। संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट पर 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन दोस्तों आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ द्वितीय वाचन। हाँ, तृतीय वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ दोस्तों। 26 संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार करने या स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है दोस्तों। इस समय संविधान के कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के उपरांत संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की, जिसके तत्काल में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर अंतिम रूप से संविधान पर किया दोस्तों। 24 जनवरी 1950
को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भंग कर दिया, उसे पूर्ण रूप से आंतरिक संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित कर दिया। अंतरिम संसद के रूप में कार्य 26 जनवरी 1950 तक ही था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा स्वीकार अपनाया गया दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को ही नवनिर्मित संविधान के कुछ उपबंध लागू कर दिए गए, जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के आंशिक रूप से लागू हो गया दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और अस्थायी एवं प्रवर्तनशील संक्रमणीय उपबंध लागू हो गए दोस्तों। अनुच्छेद देखिए 5 लागू हो गया, 6 आपका, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388 और 391 दोस्तों, और 392 और 393 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गया ये सब अनुच्छेद दोस्तों। आज 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और यह तिथि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में स्थापित है दोस्तों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस तिथि का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा दोस्तों। इस तिथि को अपना ऐतिहासिक महत्व रहा। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को अपनाया था दोस्तों। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग को भी अपनाया था। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए दोस्तों। संविधान सभा ने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता को स्थापित किया दोस्तों। कुछ लोगों द्वारा भारतीय संविधान सभा की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। सही रूप से प्रतिनिधि सभा नहीं थी, संप्रभु सभा नहीं था, कांग्रेस प्रभुत्व वाली सभा है, वकीलों एवं राजनीतिकों की वर्चस्व वाली सभा है, हिंदुओं की प्रभुत्व वाली सभा है। संविधान के 11 सत्र हुए दोस्तों। कौन कौन है चलिए देखिए। प्रथम सत्र में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला प्रथम सत्र। द्वितीय सत्र आपका 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक चला दोस्तों। तृतीय सत्र जो चला वो 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947 तक चला दोस्तों। और चौथा सत्र जो चला 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक दोस्तों। पांचवा सत्र 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला दोस्तों। छठा सत्र जो है 27 जनवरी 1948 चला। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक चला दोस्तों। आठवां सत्र जो है 16 मई 1949 से लेकर 16 जून 1949 तक चला। 16 मई से 16 जून 1949 तक चला दोस्तों आठवां सत्र। और नौवां सत्र दोस्तों 30 जुलाई 1949 से लेकर 18 सितंबर 1949 तक चला। 10वां सत्र दोस्तों 6 अक्टूबर 1949 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 11वां सत्र जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला दोस्तों। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए उसको भी देखते हैं हम लोग। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था दोस्तों। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेख थे। मूल संविधान को उनके द्वारा प्रवाहमय इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया दोस्तों। संविधान में मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया। जिसमें प्रमुख व्यक्ति नंदलाल बोस और बिहूर राम मनोहर सिन्हा थे दोस्तों। प्रमुख व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस और बिहूर राम मनोहर सिन्हा थे। संविधान के मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित
किया गया और बिहुर राम मनोहर सिन्हा बिहुर जो है राम मनोहर सिन्हा के द्वारा इसे सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया दोस्तों। मूल संविधान में हिंदी संस्करण मूल संविधान में दोस्तों हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया दोस्तों। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा के मुख्य प्रारूप यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया दोस्तों। अंतरिम सरकार का गठन 1946 दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के तहत वायसराय बेवेल ने अंतरिम सरकार का गठन के लिए भारतीय नेताओं को प्रस्ताव भेजा दोस्तों। मुस्लिम लीग द्वारा अंतिम सरकार के गठन में हिस्सेदारी के मुद्दे पर अड़चनें उत्पन्न की। मुस्लिम लीग की शर्तें अतार्किक थी, जैसे सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को होगा। मुस्लिम लीग की शर्तें स्वीकार योग्य नहीं थी। अंततः वायसराय बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया दोस्तों। 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार गठित किया गया। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय बेवेल हुए, जबकि उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए दोस्तों। आरंभ में अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग को शामिल नहीं आरंभ में मतलब शुरुआत में दोस्तों मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। वायसराय बेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतिम सरकार में शामिल हो गए दोस्तों। मुस्लिम लीग द्वारा अंतिम सरकार में शामिल होने के निर्णय के बाद इस अंतिम सरकार के पहले 3 सदस्यों सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस सफाद अहमद खां को मंत्री पद से हटाकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों लियाकत अली खां, आई चुंदीगढ़, अब्दुल रब निस्तार, योगेंद्र नाथ मंडल और गजानतर अली खां को शामिल किया गया दोस्तों। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अध्यक्ष वायसराय सहित इस परिषद के कुल 15 लोग थे दोस्तों। इस परिषद में कुल कितने 15 लोग थे। चलिए, जो 15 लोग थे कौन कौन थे उसको हम लोग देख लेते हैं एक ससरे निगाहों के तौर पे दोस्तों। वर्ष 1946 में अंतिम सरकार में कौन कौन थे चलिए देखते हैं। वायसराय बेवेल था दोस्तों, अध्यक्ष थे वो, और जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेश मामले के सदस्य थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मिथाई दोस्तों उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम दोस्तों श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री मिला। SC भाभा को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री दोस्तों। C राजगोपालाचारी दोस्तों शिक्षा और कला विभाग मिला था। आसफ अली को दोस्तों रेलवे एवं परिवहन विभाग मिला दोस्तों। और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को दोस्तों वित्त विभाग दिया गया था। आई चंडीगढ़ को दोस्तों वाणिज्य विभाग दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार को संचार विभाग दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि यानी कानून विभाग दिया गया था। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था। और गजानतर अली खां को दोस्तों स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 देखिए। जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों गृह एवं राज्य के मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था इनके पास। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा विभाग था दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास कौन विभाग था? शिक्षा विभाग दोस्तों। और जॉन मिथाई के पास दोस्तों रेलवे और परिवहन था। RK सनमुगम शेट्टी के पास वित्त विभाग था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास कानून विभाग यानी विधि विभाग था दोस्तों। जगजीवन राम के पास दोस्तों श्रम विभाग था। और सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था दोस्तों। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग था। SC भाभा के पास वाणिज्य विभाग था।
रवि अहमद किदवई के पास संचार विभाग था दोस्तों। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। नरहर विष्णु गौडगिल के पास कार्य एवं खान और ऊर्जा मंत्री था दोस्तों। एक बार फिर से देख लिया जाए, नरहर विष्णु गौडगिल के पास कार्य खान ऊर्जा मंत्री था। डॉक्टर श्याम पार्षद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। रवि अहमद किदवई के पास संचार विभाग था। HC भाभा के पास वाणिज्य विभाग था। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्री था। BR अम्बेडकर के पास विधि विभाग था, कानून मंत्री थे। RK सन्नम शेट्टी के पास वित्त विभाग था। और जॉन मिठाई के पास रेलवे परिवहन था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह राज्य के मामले, सूचना एवं प्रसारण विभाग था। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल था, विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 में। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लिखित संविधान दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा संविधान और विश्व का सबसे बड़ी विशेषता संविधान का। और तीसरा चैप्टर है संसदीय शासन प्रणाली। चौथा में है दोस्तों संगठनात्मक एकात्मक व्यवस्था का समन्वय दोस्तों। और पांचवा में है दोस्तों स्थानीय स्वशासन और सहकारिता दोस्तों। छठा में कठोर एवं लचीला का समन्वय। सातवां में देखना निर्माण क्रम में विभिन्न स्रोतों का अध्ययन। आठवां देखना एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था दोस्तों। नौवां देखना धर्मनिरपेक्ष राज। 10वां देखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज। 11वां लोकतांत्रिक गणराज्य को देखना है। 12वां में वयस्क मताधिकार देखना है। 13वां एकल नागरिकता देखना है। और 14वां दोस्तों मौलिक अधिकारों को उपस्थिति देखना है। 15वां मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखना है। और 16वां दोस्तों राज्य की नीति निषेध तथ्य को देखना है। 17वां आपात उपबंध है। और 18वां दोस्तों विभिन्न स्वतंत्र निकायों की उपस्थिति आदि दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं पहला चैप्टर लिखित संविधान। लिखित संविधान दोस्तों भारतीय संविधान लिखित संविधान का एक उदाहरण है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान एक विशिष्ट संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। अतः यह लिखित संविधान है दोस्तों। विश्व के संविधानों को लिखित एवं अलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसे संविधान जिनका अस्तित्व परंपराओं एवं समय समय पर अधिनियमित विधानों के फलस्वरूप आया है उन्हें अलिखित संविधान कहते हैं दोस्तों। ऐसे संविधान जिनका अस्तित्व परंपराओं एवं समय समय पर अधिनियमित विधानों के फलस्वरूप आया है उन्हें हम अलिखित संविधान कहते हैं। जिन संविधानों का निर्माण इस उद्देश्य के लिए गठित संविधान सभाओं से हुआ है उन्हें लिखित संविधान कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान और लिखित संविधान का उदाहरण है दोस्तों, जबकि अमेरिका का संविधान एवं भारत का संविधान लिखित संविधान के उदाहरण है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है दोस्तों। 1789 में लागू हुआ दोस्तों। दूसरा पॉइंट था क्या, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। सब पॉइंट क्लियर करना एक एक करके दोस्तों, ध्यान में एकदम दे के पढ़ना है। भारतीय संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं दोस्तों। वर्तमान में 25 भाग है, लगभग 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां भी है दोस्तों। क्रमांक के आधार पर भारतीय संविधान के भागों का अंतिम क्रमांक अभी भी 22 ही है तथा अनुच्छेदों में अंतिम क्रमांक 395 ही है दोस्तों। लेकिन अब तक लगभग 20 अनुच्छेदों को हटाया गया है, जबकि लगभग 95 अनुच्छेदों को जोड़ा गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग।
अब तक संविधान से एक भाग को हटाया गया था तथा संविधान में 4 भागों को जोड़ा गया दोस्तों। संविधान के भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटाया गया और संविधान में भाग 4 के ए, 9 के ए, 9 के बी और 14 के ए को जोड़ा गया दोस्तों। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया है। भाग 9 के ए दोस्तों, 9 के क जिसे बोलते हैं नगर पालिका है दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया दोस्तों। भाग 9 के बी देखिए, सहकारी समितियां हैं। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया। भाग 9 के बी दोस्तों, यानी 9 के क दोस्तों, सहकारी समितियां। फिर देखिए भाग 14 के ए दोस्तों, यानी 14 के क अधिकरण। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा इसे जोड़ा गया दोस्तों। 1976 द्वारा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फिर भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियों को भी जोड़ा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची एवं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को दोस्तों 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और उसमें क्या चीज़ जोड़ा गया, दल बदल विरोधी अधिनियम जोड़ा गया दोस्तों। पहली बार 10वीं अनुसूची को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जोड़ा गया था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों इसमें। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 10वीं अनुसूची को समाप्त निरस्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और पंचायत से संबंधित है दोस्तों 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और नगर निकाय से संबंधित है दोस्तों। तीसरा चैप्टर था मेरा संसदीय शासन प्रणाली। चलिए तीसरा चैप्टर पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रजातांत्रिक विश्व में शासन की 2 प्रणालियां मुख्य रूप से प्रचलन में है दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एवं अध्यक्षात्मक, दूसरा कौन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चलिए संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में दोस्तों, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका जो है ना विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यह कार्यपालिका और विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी नहीं होती है। अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच पृथकता के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। इसके सिद्धांत पर आधारित है, पृथकता के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था के समान है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था के समन्वय, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का समन्वय दोस्तों। चौथा चैप्टर दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट कहता है भारत में शासन मुख्य रूप से 2 स्तरों, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर हैं। केंद्रीय विधायिका के साथ राज्य विधायिका तथा केंद्रीय कार्यपालिका के साथ राज्य कार्यपालिका
की भी स्पष्ट एवं प्रभावकारी रूप से उपस्थिति है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में शासन के विषयों पर बंटवारा 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान द्वारा शासन के स्तरों की उपस्थिति तथा शासन के विषयों का बंटवारा संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक उपबंध द्वारा केंद्र और राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। केंद्र की ऐसी नियंत्रणकारी शक्तियों के कारण एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप भी भारत में दिखता है दोस्तों। भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक उपबंधों द्वारा केंद्र द्वारा राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। केंद्र की ऐसी नियंत्रणकारी शक्तियों के कारण एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप भी भारत में दिखता है। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक और एवं एकात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती है, अतः भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शासन व्यवस्था को संघात्मक एवं एकात्मक का समन्वय कहा जाता है दोस्तों। राज्य सूची के विषय पर, राज्य को विधायी एवं कार्यकारी सभी शक्तियों को प्रदान किया जाना संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, और जबकि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र को उच्च प्राथमिकता मिलना तथा अवशिष्ट विषय पर केंद्र का अधिकार होना एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों को दर्शाता है दोस्तों। इकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल में नए राज्य निर्माण, अखिल भारतीय सेवाएं, निर्वाचन आयोग, राज्य सूची पर भी संसद द्वारा नियम बनाने की शक्ति इत्यादि से संबंधित उपबंध एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है दोस्तों। 5वां चैप्टर है स्थानीय शासन एवं सहकारिता दोस्तों। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। भारतीय संविधान द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से स्थानीय शासन के लिए उपबंध उपलब्ध कराए गए हैं। स्थानीय शासन के उद्देश्य से पंचायत राज और नगर निकायों का उपबंध है दोस्तों। सहकारिता की अवधारणा को धरातल पर लाने के लिए भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित उपबंध किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट चलिए हम लोग चलते हैं। कठोर, 6वां चैप्टर है, कठोर एवं लचीला समन्वय दोस्तों। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर किसी संविधान को कठोर या अनम्य यानी रिजिड तथा लचीला नम्य फ्लेक्सिबल श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उसे कठोर संविधान कहते हैं, जबकि ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के साधारण बहुमत से और कुछ उपबंधों में संशोधन संसद के विशेष बहुमत से, जबकि कुछ उपबंधों में संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पारित होकर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन से संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान में उल्लेखित संशोधन प्रक्रियाओं के आधार पर ही कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला प्रकृति का समन्वय है दोस्तों। निर्माण क्रम में विभिन्न स्रोतों का अध्ययन। संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा ने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया। विभिन्न संविधानों की ऐसी बातें जो भारत के लिए सही प्रतीत हुई उन्हें संविधान सभा ने भारतीय संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, अतः भारत शासन अधिनियम 1935 में को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया दोस्तों। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत एवं संबंधित विषय निम्न रूप हैं दोस्तों। स्रोत विषय देखिए, ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधायी प्रक्रिया और विधायिका के सदस्यों के
विशेषाधिकार और द्विसदनीय संसद दोस्तों, ये सब कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, विधियों का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पूर्वावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहते हैं, वृत्तीय आपात भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से है दोस्तों। कनाडा के संविधान से क्या क्या है? मजबूत केंद्र वाला संघ है, अवशिष्ट विषय का केंद्र के अधीन होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री की अधिकारिता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो दिया गया समवर्ती सूची, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों। और फ्रांस के संविधान से देखिए लिया गया गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व का आदर दोस्तों, आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया दोस्तों। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, निलंबन संबंधी आपात के उपबंध, जर्मनी के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार और निलंबन संबंधी आपात उपबंध दोस्तों। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया और सोवियत संघ के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय आदर्श कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आठवां टॉपिक देखिए, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिक व्यवस्था दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था प्रदान की गई। भारत के न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय के मुख्य 3 स्तर हैं। सभी स्तर पर न्यायालयों के लिए न्याय करने की एक समान स्रोत है, अतः भारत की न्यायिक व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उपबंध किए गए हैं, अतः भारत में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों। अतः भारत में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के प्रस्तावना से लेकर अन्य विभिन्न उपबंधों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर अन्य विभिन्न उपबंधों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को घोषित किया गया। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। शासन द्वारा सभी धर्मों का समान आदर एवं समान संरक्षण प्रदान करना। समान प्रभुत्व दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 बोला गया दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रस्तावना ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया दोस्तों। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होना। भारतीय संविधान अपने उपबंधों द्वारा भारत को तथा इसके शासन व्यवस्था को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाता है। 11वां चैप्टर देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान ने अपने उपबंधों द्वारा भारत के शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित किया तथा शासन की प्रकृति में लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किया। भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति भी निर्वाचित होता है, अतः भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है दोस्तों। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य दोस्तों। वयस्क मताधिकार देखिए चैप्टर नंबर 12। भारत में स्थानीय स्वशासन के निकायों और राज्य विधायिका के प्रथम सदन एवं केंद्रीय विधायिका के प्रथम सदन के निर्वाचनों में वयस्क मताधिकार न्यूनतम 18 वर्ष को भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। भारत जैसे बड़े देश में वयस्क मताधिकार स्थापित करना भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। एकल नागरिकता देखिए,
भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है। भारत में नागरिकता सिर्फ देश के नाम पर दिया जाता है, राज्य के नाम पर नागरिकता नहीं दिया जाता है। नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है, इस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है। भारतीय संविधान का एकल नागरिकता की अवधारणा भारत के मजबूत संघ के रूप में स्थापित करने का एक प्रमुख तत्व है दोस्तों। मौलिक अधिकार की उपस्थिति देखिए चैप्टर 14 दोस्तों। भारतीय संविधान अपने प्रत्येक नागरिकों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ आधारभूत अधिकारों को प्रदान करता है, जिसे मौलिक अधिकार शीर्षक के रूप में रखा गया है। मौलिक अधिकारों की उपस्थिति भारत की शासन व्यवस्था को संविधान के आदर्शों के अनुरूप बनाता है। यह भारतीय संविधान को एक प्रमुख विशेषता है। 15वां टॉपिक देखिए, 15वां टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम का कोई शीर्षक नहीं था दोस्तों मूल कर्तव्यों में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया। फलतः वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शीर्षक से प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्र हित में कुछ आचरणों की अपेक्षा करता है। चैप्टर नंबर 16 देखिए, राज्य की नीति निषेध तत्व दोस्तों। भारतीय संविधान शासन को लोक कल्याणकारी प्रकृति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की कुछ अपेक्षाएं करता है, जिन्हें राज्य की नीति निषेध तत्वों के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों। आपात उपबंध देखिए दोस्तों, आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान कुछ उपबंधों की धारणा करता है, जिसे आपात उपबंध के रूप में जाना जाता है। टॉपिक नंबर 18 देखिए दोस्तों, विभिन्न स्वतंत्र निकायों की उपस्थिति। भारत के शासन में केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के अतिरिक्त कई स्वतंत्र निकायों को भी संविधान द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। भाग देखिए दोस्तों, विषय है भारतीय संविधान के भाग, विषय, उनसे संबंधित अनुच्छेद दोस्तों। भाग देखिए, भाग 1 में है दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दोस्तों। 1 से 4 तक संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों। भाग 2 नागरिकता है, 5 से 11 तक इसका अनुच्छेद है। भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार है, 12 से 35 दिया गया अनुच्छेद में। भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व है और 36 से 51 है दोस्तों। भाग 4 के क में दोस्तों मूल कर्तव्य है, ये 51 के क में अनुच्छेद में दिया गया। भाग 5 में दोस्तों संघ है, द यूनियन है, ये आपका 52 से 151 है दोस्तों। भाग 6 में आपका राज्य है, द स्टेट, ये 152 से 237 अनुच्छेद तक है दोस्तों, इसकी चर्चा है। भाग 7 में दोस्तों राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के भाग ख 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया दोस्तों, और ये 238 निरस्त हो गया। भाग 7। भाग 8 देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, 239 से 242 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया। भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 के 9 तक दोस्तों। भाग 9 के क में दोस्तों आपका नगर पालिका है, 243 के पी तक है दोस्तों। भाग 9 के ख में दोस्तों, 9 के ख में आपका सहकारी समितियां हैं, भाग 243 के यो जो तक दोस्तों। भाग 10 में दोस्तों आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, 244 से 244 के क तक हैं दोस्तों। भाग 11 में आपका संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, विधायिका एवं प्रशासनिक है दोस्तों। 245 से 263 तक इसका वर्णन दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में, भाग 11 में दोस्तों। भाग 12 में देखिए दोस्तों, भाग 12 में क्या कहते हैं, वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद दोस्तों, ये 264 से 300 ए तक है दोस्तों। भाग 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है दोस्तों, भाग 300 से 307 तक है दोस्तों। भाग 14 में क्या दिया गया, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में जो दिया गया है संघ राज्यों की अधीन सेवाएं दोस्तों, 308 से 323 तक है दोस्तों भाग 14 में।
भाग 15 14 के ए में दोस्तों, 14 के ए में अधिकरण दिया गया है, अधिकरण दोस्तों। ये 323 का कॉम है दोस्तों। भाग 15 में आपका दिया गया निर्वाचन दोस्तों, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया, ये 324 से 329 है दोस्तों। भाग 16 में दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है दोस्तों, ये 330 से 342 तक है दोस्तों। भाग 17 में आपका दोस्तों, भाग 16 में क्या था, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दोस्तों 330 से 342 तक था। भाग 17 में राजभाषा है दोस्तों, ये 343 से 351 तक दिया गया अनुच्छेद में दोस्तों। भाग 8 में दोस्तों, भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध है, ये 352 से 360 में अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 19 में दोस्तों प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण भाग 19 में, ये 361 से 367 है दोस्तों। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण दोस्तों। भाग 20 में देखिए, भाग 20 में आपका है संविधान का संशोधन दोस्तों, 368 में है दोस्तों संविधान। भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है दोस्तों, 369 से 392 दोस्तों। भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है दोस्तों, भाग 339 से 395 दोस्तों। देखिए जो ज्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों, भाग अधिकरण है 323 के कॉम में, भाग 15 निर्वाचन 324 329, तो भाग 16 दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष 343 351 के अनुच्छेद तक है। भाग 18 आपात उपबंध 352 360, प्रकीर्ण 19 61 367 है दोस्तों। भाग 20 संविधान संशोधन 368 दोस्तों। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 392 दोस्तों। और सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है आपका भाग 5 और भाग 6 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। अनुसूचियों का विवरण देखते हैं हम लोग। प्रथम अनुसूची में दोस्तों राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के नाम और राज्य क्षेत्र दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष सभी का वेतन और भत्ते और पेंशन है दोस्तों, अनुसूचित 2 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अनुसूची 3 में दोस्तों सभी का शपथ है दोस्तों, संघ राज्य मंत्री, संसद, विधानमंडल, चुनाव, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ। भाग 3 में सीधा समझिए शपथ है दोस्तों। चतुर्थ अनुसूची में दोस्तों राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में दोस्तों। 5वीं में दोस्तों आपका VVI है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े उपबंध है दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े उपबंध है दोस्तों, भाग 5 में दोस्तों। भाग 6 दोस्तों VVI है दोनों दोस्तों। इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया दोस्तों। 6ठी अनुसूची में क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया दोस्तों। भाग 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और संवत्ति सूची तथा उनमें निहित विषयों का उल्लेख किया गया दोस्तों। 8वीं अनुसूची में दोस्तों मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का नाम है दोस्तों। 9वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और नियम विनिमय आदि उन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों। भाग 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है दोस्तों, 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायत शासन के विषय 29 विषय दिए गए 11वीं अनुसूची दोस्तों, VVI है दोस्तों। 12वीं अनुसूची दोस्तों नागरिकता का शासन, नगर पालिका शासन के विषय में 18 विषय दिए गए हैं, VVI है ये भी दोस्तों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। चलिए देख लीजिए कौन कौन भाषाएं, असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली और मलयालम, मणिपुरी, मराठी,
नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। पहले देखिए तीनों सूचियों के विषय से संबंधित प्रमुख है दोस्तों। तो संघ सूची में कितने विषय, इसको देखते हैं हम लोग पहले। संघ सूची में दोस्तों वर्तमान में 98 विषय है दोस्तों। कितने विषय? 98 दोस्तों। चलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। प्रतिरक्षा आपका संघ सूची में आता है, विदेश मामले संघ सूची में आता है, नागरिकता एवं जनगणना आपका संघ सूची में आता है, संचार और डाक व तार दोस्तों संघ सूची में आता है, बाटों और माप तौल मापों के मानक नियत करना दोस्तों ये आता है संघ सूची में। युद्ध और शांति संघ सूची में आता है, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क संघ सूची का विषय, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क संघ सूची का विषय, बीमा दोस्तों संघ सूची का विषय, परियर्पण दोस्तों संघ सूची का विषय, शेयर बाजार भी संघ सूची का विषय है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय संधि संघ सूची का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार संघ सूची का विषय है, रेलवे भी आपका संघ सूची का विषय है दोस्तों। मुद्रा रिजर्व बैंक ये भी संघ सूची का विषय है दोस्तों। समुद्री और हवाई मार्ग दोस्तों संघ सूची का विषय है। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार ये भी संघ सूची का विषय है। संघ और राज्यों के लिए राज्यों के लेखाओं की परीक्षा संपरीक्षा दोस्तों भी संघ